सो पीपल एज अभी जैसे आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच वॉर जैसे हालात बन रहे थे एंड मैंने किसी को कहते सुना कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वापस से लॉकडाउन लग जाएगा. सो यू गाइज नीड टू हियर दैट कि ऐसी कंडीशंस में, वॉर की कंडीशंस में, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लॉकडाउन नहीं, एमरजेंसी का प्रोविज़न है. सो टुडे वी आर गोइंग टू discuss about emergency provision in our constitution. So let's start with in which article they are discussed. So guys, as you guys know, or if not then I am here to tell you that कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 352, 356 एंड आर्टिकल 360 इनके अंडर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी के प्रोविज़न हैं. So guys, as we are talking about national emergency, so first we should know about the difference between war and external aggression. So guys, war हम तब कहते हैं जबकि दोनों कंट्रीज़ लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान है एंड दोनों ने ऑफिशियल ये कर दिया है कि वो एक दूसरे के खिलाफ अब अपने आर्म फोर्स का यूज़ करेंगे, देन दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड वॉर. गाइस, एक्सटर्नल एग्रेशन एक वाइड टर्म है जो कि यूज़ किया जाता है जैसे कि दो कंट्री हैं, जस्ट सपोज इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान ने ना कुछ ऑफिशियल किया है बट दे आर यूजिंग द आर्म फोर्स विदाउट इन्फॉर्मिंग इट एंड इंडिया इज़ नॉट रिएक्टिंग or doing anything about it, so that condition is called external aggression. The third ground is armed rebellion. अगर आर्म्ड रिबेलियन की वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है तो उसको इंटरनल इमरजेंसी कहते हैं. ये टर्म हमारा 44th अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था. गाइज, इसके बारे में मतलब इसको हम लोग इससे पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस टर्म यूज़ किया गया था एंड इसके बारे में हम आगे जब हम अमेंडमेंट पढ़ेंगे तब जानेंगे कि ये क्यों इंटरनल डिस्टर्बेंस से इसको आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया. सो गाइज, इससे हमें पता चलता है कि नेशनल डेमोक्रेसी के 3 ग्राउंड्स हैं एंड इंडिया में नेशनल इमरजेंसी 3 बार ही इम्पोज की गई थी. और ये हमें ये भी पता चलता है कि प्रेसिडेंट को जब लगता है कि हमारे कंट्री की सिक्योरिटी या फिर पार्ट ऑफ कंट्री की सिक्योरिटी खतरे में है तब वो प्रोक्लेम करते हैं इमरजेंसी. सो गाइस, लेट्स डिस्कस अबाउट फर्स्ट प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी. सो पहले तो बात आती है कि ये कब हुआ था. सो अक्टूबर 1962 में जब चाइना ने इंडिया पे अटैक किया था तो प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की थी. नाउ द पॉइंट इज़ ग्राउंड क्या था उसका. सो गाइज, हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया था, इवन आर्टिकल 20, 21, 22. और उन्होंने ये भी कहा था कि आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए. सो गाइज, जैसे ही इमरजेंसी प्रोक्लेम हुई, इम्पोज हुई, वैसे ही मेंबर ऑफ अपोजिशंस एंड लीडर ऑफ अपोजिशन, मेंबर ऑफ वेरियस पार्टी गॉट अरेस्टेड. और ये कहा गया कि उनकी जो एक्टिविटी है वो नेशन के अगेंस्ट है. सो गाइज, ऑन 21 नवंबर 1962 चाइना और इंडिया की वॉर फाइनली एंड हो गई. बट जो हमारी इमरजेंसी थी, नेशनल इमरजेंसी, वो अभी भी नहीं हटाई गई. ऑन इन अप्रैल 1965 इंडिया पाकिस्तान में आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हुआ. गाइस, जो कि 1965 में सितंबर में जाके वॉर में कन्वर्ट हो गई एंड बट एट लास्ट जैन 1966 में जब सीज़ फायर हुआ उसके बाद कहीं जाकर दोनों कंट्रीज़ के बीच ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया गया. गाइस, 1966 में एग्रीमेंट साइन हो गया, सीज़ फायर हो गया, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, बट द इमरजेंसी कॉन्टिन्यूड, जिससे परेशान होकर पब्लिक ने कैंपेन शुरू किए, अपील करना शुरू की, जिसकी वजह से इंटरनेशनल फोकस भी आ गया एंड इन अपील के कारण जनवरी 1968 में फाइनली इमरजेंसी रिवोक्ड हो गई. एंड नाउ गाइज, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकेंड इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन इन इंडिया. सो गाइज, ये कब हुआ था? ये 1971
3 दिसंबर को हुआ था, जब पाकिस्तान अटैक्स ऑन इंडिया जैसी सेकेंड इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशंस के लिए मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी एक्ट, मीसा कॉफ़ी पोसा एक्ट, गवर्नमेंट डिफेंस ऑफ इंडिया रूल ये अडॉप्ट कर लिया। ये तीनों एक्ट अडॉप्ट किए गए थे प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए, जिसकी वजह से सेंटर के पास बहुत ज़्यादा पावर आ गई थी और इनका मिसयूज़ होना स्टार्ट हो गया। लाइक अरेस्ट, कस्टोडियल डेथ्स, इनकाउंटर, यहाँ तक कि जैसे कि फर्स्ट इमरजेंसी के टाइम पे वॉर ख़त्म हो गई थी एंड इमरजेंसी नहीं, ऐसा ही इसमें भी कंटिन्यू हुआ। लाइक इंडिया पाकिस्तान की वॉर ख़त्म हो गई, लेकिन इंडिया पाकिस्तान की वॉर तो ख़त्म हो गई, बट इमरजेंसी को अभी भी रिवोक्ड नहीं किया गया था। लाइक इसको इम्पोज 1971 में किया गया था एंड नवंबर 1974 में प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम किया कि मीसा के अंडर आप अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए इन्फोर्समेंट नहीं कर सकते हैं कोर्ट में जाके। इससे पहले कि सेकंड इमरजेंसी रिवोक की जाए, जुलाई 1975 में ये तीसरी इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी गई बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इसका रीज़न दिया गया इंटरनल डिस्टर्बेंस। 25 जून 1975 की रात को थर्ड इमरजेंसी घोषित कर दी गई। गाइज लेट्स डिस्कस अबाउट हुआ क्या था। सो गाइज थर्ड इमरजेंसी प्रोक्लेम करने से कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को गिल्टी पाया था कुछ इलेक्शन पिटीशन में कुछ करप्ट प्रैक्टिस की थी, जिसकी वजह से उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया था इंदिरा गांधी को पब्लिक ऑफिस से एंड साथ ही उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट 6 ईयर तक वो कोई भी पब्लिक ऑफिस एज्यूम नहीं कर सकती हैं, जिसके लिए इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट गई। बट सुप्रीम कोर्ट उस समय गाइस एट दैट टाइम सुप्रीम कोर्ट वॉज ऑन वैकेशन, जिसकी वजह से हाई कोर्ट के द्वारा जो बातें कही गई थी उनके ऊपर कंडीशनल स्टे केवल लग सकते थे। और ये जानने के बाद अपोजिशन के लीडर्स ने इंदिरा गांधी से रेजिग्नेशन की मांग करनी स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से एजिटेशन एंड मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्टेड एंड सो देश भर में बढ़ते हुए ऐसे एजिटेशन से ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को देखते हुए 25 जून 1975 की रात को इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट को लेटर लिखा एंड इंदिरा गांधी ने ये स्टेप बिना किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मीटिंग के बिना लिया था, विच इज़ नॉट जनरल बिकॉज गाइज इससे पहले जब भी नेशनल इमरजेंसी लागू की गई थी तो उसमें कहीं ना कहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस एंड मीटिंग्स के बाद वो डिसीज़न लिया गया था। बट इस बार इंदिरा गांधी ने डायरेक्ट प्रेसिडेंट को लेटर लिखा था, जबकि जो इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है वो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे की जाती है। बट इस बार प्रेसिडेंट ने केवल प्राइम मिनिस्टर के नोटिस पे नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी थी, इंटरनल इमरजेंसी, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव और दबाव बनाने वाली थी। लाइक कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किए गए अमेंडमेंट्स में, उसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें कर्टेल्ड कर दिया गया, अपोनेंट्स को अरेस्ट कर लिया गया और बहुत ही सारे इनसेंसिटिव गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चलाए गए, जैसे कि स्लम एरिया को साफ करो, लाइक स्लम एरिया को हटाओ, फैमिली प्लानिंग, इसकी बहुत ही सख्ती से इन सब चीज़ों को लोगों पे दबाव डाल के करवाया गया। साथ ही साथ प्रेस सेंसरशिप, जिसमें प्रेस जो है, मीडिया जो है, वो किसी भी चीज़ को रिवील नहीं कर सकती, पार्लियामेंट में क्या चीज़ हो रही है उन्हें रिपोर्ट नहीं कर सकती, मीडिया से कोई भी चीज़ रिपोर्ट नहीं कर सकती थी, जिसके कारण लोगों में जो हमारी गवर्नमेंट थी उस टाइम की उसके खिलाफ कोई भी हेट्रेड पैदा हो, ऐसी सारी चीज़ बैन थी।
और इमरजेंसी का बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग हुआ। लाइक प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्ट्री को फाइनल एंड कंक्लूसिव बता दिया गया। लाइक इसके आगे आप नहीं जा सकते। ऑन द नेम ऑफ सेफगार्डिंग सिक्योरिटी ऑफ इंडिया मीशा का यूज़ किया गया, जिसके अंडर बहुत ही सारी चीज़ों को डिटेन किया गया विच वॉज नॉट नेसेसरी। एंड फाइनली ऑन 23 मार्च 1977 फाइनली थर्ड emergency was revoked. So guys, now let's discuss about procedure of emergency. So पहले तो देखिए कैबिनेट यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर को लगना चाहिए कि जो हमारे पूरे एक सिनेरियो बन रहा है वो हमारा 352 के किसी भी ग्राउंड को फुलफिल करता है। तो वो फिर हमारा जाएगा रिटन लेटर टू प्रेसिडेंट फॉर अप्रूवल। अगर प्रेसिडेंट को भी फिर हमारे जो मेजर्स हैं, जो कि हमारी बातें हैं वो सही लगती हैं, तो वो प्रोक्लेम कर देंगे इमरजेंसी को। लाइक मान लीजिए अगर इमरजेंसी इम्प्लाई होती है 1 जनवरी 2025 को, तो फिर वो जाती है तुरंत पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट यानी कि हमारे दोनों हाउसेस। एंड अगर दोनों हाउसेस में 50% मेजॉरिटी अगर हमारी इमरजेंसी के हित में है, तो इमरजेंसी को 6 मंथ तक के लिए और बढ़ा दिया जाता है। एंड वोटिंग के टाइम पे 2/3 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए। देखिए हमें पार्लियामेंट से भी अप्रूवल लेना होता है, जिसके लिए दोनों हाउसेस में हमें मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलने चाहिए। साथ ही जब वोट के टाइम पे 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट होने, अगर हमें दोनों हाउसेस से मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलते हैं और उस टाइम पे 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम लोग स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं, जिसमें हमारी जो 1 जनवरी 2025 को जो प्रोक्लेम की गई इमरजेंसी होगी वो 6 महीने तक बढ़ा दी जाती है, जो कि लाइक इट विल लास्ट लॉन्ग फॉर जून 1 2025। एंड अगर मान लीजिए कोई एक हाउस ही हमें परमिशन देता है, तो फिर ये इमरजेंसी 1 महीने तक लागू होगी। एंड अगर दोनों हाउसेस कोई फैसले नहीं लेते हैं इस टॉपिक पे, तो भी हमारी इमरजेंसी जो है वो 1 महीने तक कंटिन्यू हो सकती है। गाइस हमारे पार्लियामेंट के पास केवल 6 महीने तक की ही अप्रूवल देने की परमिशन है। लाइक जैसे जैन में हमारे प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लागू की एंड हमारे पार्लियामेंट में तुरंत ये अप्रूवल के लिए गया एंड तुरंत अप्रूव हो जाता है, तो जून तक ये हमारी इमरजेंसी कंटिन्यू होगी। एंड अगर फिर भी हमें लगता है कि कंटिन्यू होनी चाहिए इमरजेंसी, तो फिर वो वापस से हमारे पार्लियामेंट में आएगा फॉर परमिशन ऑफ कंटिन्यूएशन। अगर फिर पार्लियामेंट को लगता है कि हाँ इसे और कंटिन्यू होना चाहिए, तो फिर हमें 6 महीने का अप्रूवल मिलता है। गाइस 44th अमेंडमेंट के बाद जो हमारी नेशनल इमरजेंसी है उसको रिवोक करना बहुत ही ज़्यादा इजी था एज़ कम्पेयर टू उसको इम्प्लाई करना। लाइक प्रेसिडेंट जब भी चाहें उसको रिवोक कर सकते हैं। एंड अगर लोकसभा उसको कहती है, उसको अप्रूव करती है, लोकसभा से कैसे भी उसको डिसअप्रूवमेंट मिलता है, तो तुरंत के तुरंत डिसक्वालीफाई हो जाती है हमारी इमरजेंसी। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट 353 आर्टिकल, व्हाट इट से। सो गाइज एज यू गाइज नो, जब टाइम आता है इमरजेंसी का, तो जो सेंटर है उसके पास एज कम्पेयर स्टेट की पावर शिफ्ट होने लगती है। लाइक सेंटर डायरेक्शन दे सकता है स्टेट को, लॉ फॉर्म कर सकता है जो कि स्टेट लिस्ट में दिए गए हैं, जो कि हमारे आर्टिकल 353B कहते हैं। यूनियन पार्लियामेंट हैव ऑल द पावर टू फॉर्म लॉ एंड गिव डायरेक्शन टू स्टेट।